So, good evening, everyone. Welcome back to Tanu Chahar Academy. Today, in this video, we are going to discuss an important update regarding our neighbor, not just our neighbor, but a hostile neighbor, Pakistan. Let's see क्या अभी न्यू हरकत कर रहा है पाकिस्तान. बट उससे पहले देर आर टू क्वेश्चंस एंड दीज टू क्वेश्चंस आर फ्रॉम द सेम टॉपिक जो कि हम लोगों ने डिफेंस न्यूज़ में डिस्कस किया था. संडे को जो मैंने रिसेंटली वीडियो पोस्ट किया है उसमें ये दोनों टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं. तो पहला जो टॉपिक है वो सीक्यूबी कार्बाइन से है. लाइक सीक्यूबी कार्बाइन एक न्यूली डेवलप्ड कार्बाइन है जो डीआरडीओ ने डेवलप की है. ठीक है, डीआरडीओ में जो एआरडीएसी है पुणे, उन्होंने डेवलप की है. तो इसमें क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो ये है कि इसमें जो इसका कैलिबर है 5.56 इंटू 45 mm, ये सेम कैलिबर है इंसास सिस्टम का. इंसास सिस्टम क्या है? एक इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम. इसको इंडिया में बनाया जाता है इन राइफल्स जो भी यहाँ पे गन्स यूज़ की जाती है. एंड इनका जो कैलिबर है वो भी यही होता है. तो ये जो न्यू गन है इसका भी कैलिबर वही है, तो लॉजिस्टिक्स के लिए ईजी हो जाएगा. लाइक सेम बुलेट्स कैन बी यूज्ड इन बोथ द गन्स. ठीक है, अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो सीक्यूबी कार्बाइन है ये सब मशीन गन किस किस सब मशीन गन को रिप्लेस करेगी जो कि आउटडेटेड हो चुकी है. तो इन चारों में से ऑप्शंस आपके सामने हैं. आप मुझे कमेंट में आंसर बताओ. आंसर भी नहीं बता रहे हो तो अपना स्कोर बताओ. लाइक 2 में से कितने आपने स्कोर किया, 1 या 2 जो भी. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द आईएनएस इक्शक. ठीक है, आईएनएस इक्शक क्या है? एक सर्वे वेसल क्लास, जो है सर्वे वेसल लार्ज क्लास की एक शिप है. एंड दिस इज द थर्ड शिप. फर्स्ट 2 शिप कौन सी हैं? आईएनएस संधायक एंड आईएनएस निर्देशक. ठीक है, आईएनएस संधायक एंड आईएनएस निर्देशक, दीज आर द 2 शिप्स जो फर्स्ट 2 शिप्स हैं. अब ये जो शिप है इसकी जितनी भी टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी इसमें स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो मैंने वीडियो में डिस्कस किए हैं. वो वहाँ से जाके आप देख सकते हो अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए. बाकी आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिस आईएनएस इक्शिक जो एसवीएल क्लास की जो शिप है उसमें एक डेडिकेटेड एकोमोडेशन है, पर वो किसके लिए है? इन चारों में ऑप्शंस में से आप मुझे आंसर बताओ. एंड इतना 2 क्वेश्चंस को आप आंसर करो. अब हम लोग अपनी जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं. देखते हैं व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग राइट नाउ. अब पाकिस्तान में एक 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दिया गया है बाय पाकिस्तान सीनेट. ठीक है, सीनेट क्या है? इट इज़ द अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान. जस्ट लाइक इन इंडिया, राज्यसभा इज द अपर हाउस एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस. तो उसी तरह से पाकिस्तान में अपर हाउस सीनेट है और नेशनल असेंबली लोअर हाउस है. ठीक है, तो जो अपर हाउस से जो बिल है वो पास हो चुका है. लाइक बिल जब दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा तो वो एक्ट बन जाएगा. एंड यहाँ पर एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है. मतलब वो कोई एक्ट बन के क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेगा. एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा ये इंडिया के लिए कंसर्न की बात है, क्योंकि थ्रू दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ये जो पर्सन आपको दिख रहा है ये आसिम मुनीर, ही विल बिकम द मोस्ट पावरफुल मैन इन हिज कंट्री. ठीक है, लेट्स सी क्या इसमें जो फैक्ट्स हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड. तो फर्स्ट थिंग इज इट वाज पास्ड बाय द सेनेट, जो अपर हाउस है. 10 नवंबर को इसको पास किया गया. एंड 64 वोट्स जो मिनिमम चाहिए थे वो उनको मिल गए, क्योंकि जो कॉलिशन गवर्नमेंट है, अभी पाकिस्तान में कॉलिशन गवर्नमेंट है, उनमें जो 64 मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स है अपर हाउस में, उन्होंने सभी ने वोट कर दिया. ठीक है, तो इट मीन्स सिविलियन अथॉरिटी, जो इलेक्टेड लोग हैं वो ही कहीं ना कहीं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं. तो वो देखते हैं आगे क्या है इसमें. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अपर हाउस से पास हो गया तो अब कहाँ जाएगा? लोअर हाउस में. लोअर हाउस का क्या नाम है? नेशनल असेंबली. एंड यहाँ पर दे नीड टू 20+ आई थिंक ये है मतलब इतना पर्टिकुलर एक नंबर है, उतनी उनको वोट्स चाहिए. बट उनके पास ऑलरेडी 233 मेंबर्स हैं. कोalition गवर्नमेंट के 233 मेंबर्स है, तो पास क्यों नहीं होगा? नेक्स्ट स्टेप तो इट्स जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी. ठीक है, तो यहाँ से वो पास हो जाएगा एंड फाइनली इट विल बिकम एन एक्ट एंड और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर अब बेनिफिशियरी क्यों? लाइक व्हाई इट इज़ वेरी मच कंसर्निंग टॉपिक फॉर इंडिया, बिकॉज द बेनिफिशियरी इज वन मैन, आसिम मुनीर. एंड आसिम मुनीर हैज़ अ वेरी बैड हिस्ट्री विद इंडिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो भी स्पीचेस उसने दी हैं, जो भी हेटेड उसने निकाली है, वो हमें पता है. एंड आसिम मुनीर हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट ही रहा है. तो ये इसको ऐसी पावर्स देता है ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट कि ये सुप्रीम कमांडर बन जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं किंग बन जाएगा पाकिस्तान का. एक किंग क्या होता है? इट इज़ जस्ट लाइक एन अरिस्टोक्रेट. बट यहाँ पे एक मिलिट्री लीडर इज बिकमिंग एन अरिस्टोक्रेट. ठीक है, लेट्स सी क्या यहाँ पर चल रहा है एंड क्या इसमें प्रोविजंस हैं. तो इन प्रोविजंस की वजह से, लाइक दीज आर द प्रोविजंस जिनकी वजह से
आई एम सेइंग कि इट इज़ अ कंसर्निंग टॉपिक फॉर इंडिया, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू पोस्ट क्रिएट की जाएगी। किसकी पोस्ट होगी? CDF की पोस्ट। ठीक है, CDF क्या है? इट्स जस्ट लाइक CDS इन इंडिया। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, उनकी पोस्ट क्या है? वो ट्राई सर्विसेज को हेड करते हैं। इन अ सिमिलर फैशन पाकिस्तान वांट्स कि जो उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ठीक है, कौन है? आसिम मुनीर, वो ही साइमल्टेनियसली ही विल हेल्ड द पोस्ट ऑफ CDF। मतलब दोनों पोस्ट को एक ही आदमी होल्ड कर रहा है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है और CDF भी बन जाएगा। तो CDF तीनों सर्विसेज का हेड होगा। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक यू आर बिकमिंग द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है? सुप्रीम कमांडर होता है तीनों फोर्सेस का। तो उसी वे में जो आसिम मुनीर है वो अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहता है। नॉट जस्ट आर्मी, वो आर्मी को कंट्रोल करना चाहता है, बट ही वांट्स टू कंट्रोल नेवी एंड एयरफोर्स एज वेल। ठीक है, देन कम्स द सेकेंड थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज न्यूक्लियर कमांड। अब आपको पता है पाकिस्तान हैज़ न्यूक्लियर आर्सनल, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एंड उन्होंने NPT को भी साइन नहीं किया हुआ है, और उनके पास नो फर्स्ट यूज़ ऐसी कोई पॉलिसी भी नहीं है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि न्यूक्लियर कमांड में जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनमें उनको देखता कौन है? नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड देखती है। ठीक है, एंड इसके लिए एक नई पोजीशन बनाई जाएगी, कमांडर पोजीशन, जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को कमांड करेगी। एंड यहाँ पर चेन क्या है? लाइक इसको पाकिस्तान के जो PM है वो इस कमांडर को रिकमेंड करेंगे। ठीक है, एंड इसके लाइक ही विल अपॉइंट द CDF। पाकिस्तान का जो PM है ही विल अपॉइंट द कमांडर। जो भी न्यू कमांडर होगा स्ट्रैटेजिक फोर्सेस का, उसको कौन अपॉइंट करेगा? PM। बट किसके रिकमेंडेशन पर? CDF। एंड CDF कौन होगा? COS। एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? आसिम मुनीर। इट मीन्स इनडायरेक्टली आसिम मुनीर इज होल्डिंग द पावर टू यूज द न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, जो भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए जाएंगे वो हाथ में किसके है? आसिम मुनीर के। तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। देन कम्स द रैंक फॉर्मलाइजेशन। अब रैंक फॉर्मलाइजेशन में जो आसिम मुनीर है वो अपनी लाइफ टाइम के लिए ही वांट्स टू सॉलिडिफाई जो भी लाइक ही कैन डू, जो भी चीज़ें हैं, लाइक ही वांट्स कि जो 5 स्टार रैंक्स हैं तीनों फोर्सेस में, जो 5 स्टार रैंक्स हैं, फील्ड मार्शल है या फिर मार्शल ऑफ एयरफोर्स है, फिर जो एडमिरल ऑफ द फ्लीट है नेवी के लिए, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बनाया दिया जाए। लाइक इन कॉन्स्टिट्यूशन देर आर पोजीशंस, लाइक प्रेसिडेंट की पोजीशन है, ठीक है, देन PM की पोजीशन है। तो इन पोजीशन को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, इनकी पावर्स जो है उनको दिया गया है। तो ये पोजीशंस क्या होती हैं? परमानेंट पोजीशंस बन जाती हैं। सिमिलरली पाकिस्तान में इस एक्ट के थ्रू अगर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इन पोजीशन को डाला जाता है, जो 5 स्टार रैंक्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाता है, तो दे विल ऑल्सो बिकम द परमानेंट पोजीशंस। ठीक है, एंड नॉट जस्ट दिस, इतने से काम नहीं चल रहा है। अब वो चाहता है कि जो भी 5 स्टार रैंक ऑफिशियल्स हैं उनको जो उनकी यूनिफॉर्म है, रैंक है, एंड जो प्रिविलेजेस हैं वो होल लाइफ के लिए मिले। ठीक है, तो इट मीन्स ही वांट्स कि आसिम मुनीर वांट्स कि जो भी उसके पास पावर्स हैं वो उसके लाइफ टाइम तक रहें। ठीक है, इतना ही नहीं, लाइक देयर इज वन थिंग ऑल्सो, लाइक देयर इज अनदर प्रोविजन जो जुडिशरी को भी हैक कर रहा है। अब जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स बॉडी, एंड पाकिस्तान में भी यही है। पाकिस्तान में भी जो अपेक्स बॉडी है वो सुप्रीम कोर्ट है, बट इससे भी अपेक्स बॉडी एक बनाने की जो बात है वो इस एक्ट में है। एंड इस बॉडी का नाम क्या है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। एंड ये जो फंक्शन करेगा, लाइक वो फंक्शंस सेम होंगे सुप्रीम कोर्ट के, एंड सुप्रीम कोर्ट फिर वो फंक्शन नहीं करेगा। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट लाइक एन अनदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का बस नाम सुप्रीम कोर्ट होगा, बट इट विल एक्ट लाइक अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। रियल अथॉरिटी, रियल जो जुडिशियल पावर है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की रहेगी। एंड इसमें क्या क्या ये फंक्शंस कर सकता है? लाइक अगर कोई इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट है, दो प्रोविंसेस की गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट है पाकिस्तान में, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए FCC है। ठीक है, देन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट करना, उसका काम किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। बट उसको इंटरप्रेट करने के लिए अगेन FCC इज कमिंग आउट, एंड FCC का रोल अगर ये हो जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट का तो कोई रोल ही नहीं है। ओके, तो इस तरह से जो क्रिटिक्स हैं वो यही बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है अगर आप उसको भी हैक कर लोगे तो इट मीन्स यू आर हाईजैकिंग द जुडिशरी। एंड डेमोक्रेसी हैज़ 3 पिलर्स। क्या पिलर्स होते हैं? जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव तो आप खुद ही हो,
लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री, क्योंकि वहाँ पे सारे एग्जीक्यूटिव वही है ना। फिर लेजिस्लेचर को आपने ऑलरेडी हैक किया हुआ है, क्योंकि दे आर जस्ट लाइक पपेट्स। जो भी पीएम है ही इज़ लाइक अ पपेट। एंड जुडिशरी को आपने हैक कर लिया, तो अब तीनों चीज़ें आपके हाथ में है। अब आप एक ऐसा कार्ड खेल रहे हो जिसमें आप फेस दिखा रहे हो सिविलियन गवर्नमेंट का, एंड नाउ द बैकिंग इज ऑफ मिलिट्री अथॉरिटी। ठीक है, इट मीन्स यू आर प्लेइंग द डुअल रोल। और ये केवल इतना ही नहीं है, पाकिस्तान में ये जो चीज़ है, दिस इज़ नॉट द न्यू थिंग, क्योंकि फ्रॉम लास्ट 3 डिकेट्स, लाइक फ्रॉम 1947 जब पाकिस्तान में पार्टीशन हुआ, इंडिया से वो अलग हुआ, तो उस टाइम से 30 ईयर्स तक दे सॉ द मिलिट्री रूल। तो ऑलरेडी उन लोगों ने मिलिट्री रूल देखा है। एंड उसके बाद भी फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, अब से 10 साल पीछे तक, जो डेमोक्रेसी है वो पूरी तरह से नहीं थी। लाइक उन्होंने डेमोक्रेसी का बस एक कार्ड बनाया हुआ था, बाकी उसके पीछे जो बैकिंग रही है वो एक मिलिट्री अथॉरिटी की रही है हमेशा से। मतलब एक सुप्रीम लीडर जो रहा है वो मिलिट्री अथॉरिटी अथॉरिटी ही रही है। बाकी जो सिविलियन गवर्नमेंट है, इट इज़ जस्ट वर्किंग लाइक अ पपेट, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ पे एक हाइब्रिड रेजीम है। ठीक है, हाइब्रिड रेजीम क्या होती है कि आप सिविलियन गवर्नमेंट को बिठा के एंड बैकिंग अप करवा रहे हो मिलिट्री अथॉरिटी की। मीन्स जो रियल कमांड है वो कौन कर रहा है, मिलिट्री अथॉरिटी कर रही है। ठीक है, एंड वाई इट इज़ कंसर्निंग फॉर इंडिया, आपको इस में क्या बोलना है, अगर आपसे पूछा जाए आपका पर्सपेक्टिव, तो यही है कि अगर स्ट्रैटेजिक फोर्सेस है या फिर जो स्ट्रैटेजिक कमांड है, उसको कमांड एक आदमी कर रहा है, अब वो भी सिंगल पर्सन, कौन, आसिम मुनीर, एंड उसके हाथ में सारी पावर है, तो इट मीन्स इंडिया के लिए अगर कोई वॉर होती है तो वहाँ पर उसकी जो हॉस्टिलिटी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है इंडिया के अगेंस्ट। तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो जो डिसीजंस लेगा वो बेस्ड होंगे उसके खुद के जो डिसीजंस है उस पर, ना कि कोई एक सिविलियन अथॉरिटी या फिर कोई एक ग्रुप के कलेक्टिव डिसीजन के बेस पर। तो जैसा अभी पाकिस्तान में होता है, लाइक अभी सिविलियन अथॉरिटी प्लस मिलिट्री अथॉरिटी, ये दोनों मिलके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो वही लेते हैं। बट अभी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद में आसिम मुनीर के हाथ में सारी पावर आ जाएगी, एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ डिसीजन रिलेटेड टू द न्यूक्लियर आर्सेनल। ठीक है, एंड देखते हैं वो क्या होता है, बट फिलहाल में इस न्यूज़ में से इतना ही है। एंड जितना भी है आप अपने एसएसबी में यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे भी आप यूज़ करना चाहते हो, लाइक इन जीडी। अगर आपको कोई पॉइंट देना है अगेंस्ट पाकिस्तान तो आप ये यूज़ कर सकते हो। देन इन लेक्चरेट यू कैन यूज़ इट, अगर पाकिस्तान से रिलेटेड या फिर वॉर से रिलेटेड या फिर डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो यू कैन यूज़ इट। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपने कुछ अच्छा सा इसमें पढ़ा होगा, कुछ अच्छा आपको सीखने को मिला होगा। And if you want to connect with me, you can join the Telegram group. You can even follow me on Instagram. And this is the slide where one thing is written, just keep learning. And I hope आप लोग सब पढ़ रहे हो, एसएसबी के लिए जो भी आपके आ रहे हैं आप उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हैप्पी।